डॉक्ट्राइन ऑफ वोटिंग आउट, है ना। आज का टॉपिक सेक्शन 43, क्या है हेडिंग? आंसर प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, इसको एक और नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल या विबंध का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल केवल इतने नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन तो भी आपको धारा 43 लिखनी। अगर पूछे डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल तो भी धारा 43 लिखनी है। और सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल भी पूछे अगर टीपी में तो भी आपको धारा क्या लिखनी है? 43। धारा 7 किस किस को याद है? क्या थी? कौन ट्रांसफर कर सकता है? पहला, जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, और दूसरा कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कौन है? जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा जो या तो इंटाइटल है प्रॉपर्टी के लिए या फिर ऑथराइज। तो यह उसका अपवाद हो गया पहला तो, क्योंकि हमने हेडिंग ही क्या लिखी है? ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन, यानी ना तो वो इंटाइटल्ड है और ना ही ऑथराइज। एक्सेप्शन, किसका एक्सेप्शन? सेक्शन 7। क्यों है सेक्शन 7 का? ये पता लग ही गया। अनऑथराइज पर्सन क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा, सेक्शन 6 का ए, स्पेस सक्सेशन, मेयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये उसका भी अपवाद है। केवल आपको हेरिडिटरी कोई प्रॉपर्टी आने वाली है या संभावना है, पॉसिबिलिटी कि आप में कोई संपत्ति आएगी, केवल संभावना मात्र हस्तांतरित नहीं की जा सकती, ये उसका भी अपवाद है। ठीक है। एक मैगजीन और पढ़ी थी आपने, ये उसका भी अपवाद है। धारा 7 का क्यों है? नाम से ही पता लग रहा है। 43 अभी तक हमने पढ़ा नहीं है तो भी हमें आइडिया लग रहा है। 43 की हेडिंग क्या है? ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन, अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण अंतरण। तो धारा 7 तो कहती है वही व्यक्ति हस्तांतरित कर सकता है, अंतरण कर सकता है जो या तो एंटाइटल हो, हकदार हो, या फिर ऑथराइज बाय एंटाइटल पर्सन हो। इसका अपवाद हो गया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 ए कहता है स्पेस सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर। देखो टीपी के अंदर लॉ, आपने धारा 6 पढ़ी होगी, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। हालांकि अंदर लिखी हुई क्या है? व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर, यानी एक छोटी सी लिस्ट है ए से लेकर आई तक जो ट्रांसफर नहीं हो सकते। इससे आप एक मन में ये भी धारणा बना के रखिएगा कि टीपी या लॉ एलाइनेशन को प्रमोट करता है और एक्यूमुलेशन को नहीं। एलाइनेशन मतलब अन्य संक्रमण को क्या करता है?
प्रमोट करता है हर एक प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट दोज एनुमरेटेड इन सेक्शन 6 क्लोज ए टू आई। समस्त प्रकार की संपत्ति क्या है, अंतरण योग्य है, सिवाय धारा 6 के ए से लेकर आई तक। यानी विधि काय को प्रमोट कर रही है, एलाइनेशन को, अन्य संक्रमण को तो प्रमोट कर रही है, परंतु एक्यूमुलेशन एक जगह रोकने को नहीं, जो हम धारा 17 में भी पढ़ के आया ना। ठीक, तो उसमें बोला गया पहला ही अपवाद है कि केवल पॉसिबिलिटी ट्रांसफरेबल नहीं है। अभी हम धारा 43 के इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ केवल पॉसिबिलिटी, केवल संभावना मात्र को भी क्या किया गया है, अंतरण किया गया, इसलिए धारा 6 का भी अपवाद है। और लास्ट, नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ है। यहाँ पर वो व्यक्ति जो ट्रांसफर कर रहा है वो उससे अधिक हित ट्रांसफर कर रहा है जितना उसका स्वयं है। एक बार के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं, बैरक पढ़ने से पहले, लैंग्वेज पढ़ने से पहले कहीं और चलते हैं। आइए बात करते हैं ये है क्या, समझते हैं। इधर देखिए, एक मकान है एक्स का, किसका है, कहाँ है, जयपुर में। एक्स भाई साहब अच्छा पैसा कमाते हैं, हाँ, पीछे से बीकानेर के हैं, तो बीकानेर में तो घर है ही इनका, खूब पैसा है। इन्होंने सोचा बच्चों को बाहरी एजुकेशन देंगे, सब कल्चर का बहुत फर्क पड़ता है, बीकानेर में रहेंगे तो उन्होंने, उनकी सोच ऐसी है कि भाई यहाँ उतना अच्छा कल्चर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि हम बाहरी बच्चों को भेजेंगे। और जगह जगह उन्होंने, क्योंकि पैसे खूब है तो इन्वेस्ट कर रखा है। जयपुर में भी इन्होंने क्या ले लिया, एक मकान ले लिया। बच्चे जब पढ़ने गए तो बच्चे तो जा ही रहे हैं, उनको रेंट भी देना ही पड़ेगा, वहां रहेंगे, 12-15 हजार रुपए कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक मकान ही परचेज कर लें, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, और जो रेंट में देंगे वो किस्तें भर देंगे, क्या दिक्कत। तो इन्होंने वहां पर क्या ले लिया, एक मकान ले लिया, किस्त में लिया, बिना किस्त लिया, एक मुश्त ले लिया। अब वहां पर रह रहा कौन रहा है, एक्स के पुत्र हैं ए नाम के, कौन है, ए, एक्स के क्या है, पुत्र। मकान लिया तब से ए ही वहां रह रहे हैं, ए का ही आवागमन है, ए के ही दोस्त आने जाने, ए का ही सब कुछ है, क्योंकि ए ही वहां रहता है। एक्स भाई साहब तो किसी जॉब में है, मान लीजिए मर्चेंट नेवी में, हर 5-6 महीने बाद एक बार आते हैं, या साल भर में एक बार आते हैं। और वो आते हैं तो भी अपने बीकानेर में, और बीकानेर के समीप ही उनका गांव है, गांव में इतना सही घूमते हैं, जयपुर जाना ना के बराबर होता है। जब वो छुट्टी पे आए हुए होते हैं एक्स भाई साहब, तब बेटे को बेटी को यहीं बुला लेते हैं जहां भी वो है, क्योंकि बीकानेर में ही पूरी फैमिली है, तो सबके साथ गेट टुगेदर यही हो जाता है। तो खुद का जयपुर जाना ना के, एक आधी बार भले ही गए हों, बाकी ना के बराबर है जयपुर। जयपुर में जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके हिसाब से ही मकान किसका है, क्यों, वही वहां रह रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, भेजा था मान लीजिए एलएलबी करने पर, 5 वर्षीय योजना बना के गए हैं, तो 3 साल में हो नहीं पा रही है। 5 ईयर लॉ नहीं है 3 ईयर लॉ ही, पर लगा 5 ईयर रहे हैं। 5 सालों में बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई, सब हो गया। एलएलबी हुई, एलएलबी के बाद उन्होंने कहा पापा पापा मैं तो एडवोकेसी भी यहीं करूंगा। पापा ने कहा कोई बात नहीं, करो बेटा। एलएलएम का एडमिशन फॉर्म भर दिया और एडवोकेसी वहीं पे स्टार्ट कर दी। कुछ समय और बीता, 1-2 साल, लोग वकील साहब को जानने लगे, वकील साहब ने घर के बाहर अपना नेम प्लेट लगा दिया, एडवोकेट बोर्ड लगा दिया पास में, सब कुछ। तो लोग अच्छे से, क्योंकि अभी 7-8 साल हो गए हैं वहां रहते हुए, और अच्छा थोड़ा बहुत उनका लोगों को आइडिया भी लग गया। वकील साहब ने देखा कि यार शुरुआती दिनों में कमाई तो बढ़िया हो नहीं रही है, तो चलते ही महीना आया अप्रैल मई का, और आईपीएल स्टार्ट हुआ। भाई साहब ने स्टार्ट कर दिया पैसा कमाना, और उन्होंने लगाया सट्टा।
कुछ दिन कमाया और कुछ दिन बाद डूबना चालू हुआ। रिकवरी के चक्कर के अंदर पैसा लगाते ही गए, इधर उधर से लगाते ही गए, लगाते ही गए। एक समय ऐसा आया कि बहुत सारा पैसा सर पे हो गया। अब या तो चांस है फांसी खाओ, क्योंकि लोग रोज घर आ रहे हैं, आपका घर वहीं है, सबकी नजर में है, लोग तकादे वाले घर आ रहे हैं। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। उनका क्यों ना ये मकान ही बेच दो, जो मेरा है ही नहीं। पर लोगों को तो क्या लगता है, मैं पैसे ले लूंगा पीछा छूट जाएगा, मकान तो पापा का है ही वैसे, तो कोई फर्क पड़ना नहीं। इन्होंने ये मकान निकाल दिया सेल पे। किसने? ए ने। क्या ए ऑथराइज्ड है क्या, पहले तो याद करिए। नहीं। वो रहने के लिए ऑथराइज्ड है, पर सेल के लिए नहीं, ट्रांसफर के लिए नहीं। आसपास के लोगों को ऑफकोर्स क्या लग रहा है, वो एक का ही है, और इसने विश्वास भी दिलाया ऐसा। मैंने कहा मेरा ही है, टेंशन ना लो, आप सब बढ़िया है। और इन्होंने इसको क्या कर दिया, सेल कर दी। किसको? किसी भी व्यक्ति को, किसी एक, कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वाई को क्या कर दिया इन्होंने, सेल कर दिया। सेल करने के बाद वाई ने जब इसका कब्जा चाहा, पैसे ले लिए, सब एग्रीमेंट टू सेल हो गया, क्योंकि सेल के अंदर तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारे नाम होंगे तो पता लगे। वाई ने जब इसका कब्जा चाहा, वाई ने कहा कि भाई खाली करो, ये मुझे दो। पैसे ये ले चुका है, पैसे अपने मांगने वालों को ये चुका भी चुका है। जब वाई ने कब्जा मांगा, पोजीशन मांगा, तो ये ने कहा ये तो मेरा है ही नहीं, मैं कौन होता हूं इसे बेचने वाला। तो वाई चिल्ला रहा है, भाई तूने ही तो कहा था मेरा है, तूने बेचा है। ये साहब मेरा तो है नहीं, अब तू जाने, पापा जाने, अपना कोई लेना देना है नहीं। ए बोरिया बिस्तर अपने लेके कहाँ पहुंच गया, घर पहुंच गया। भाई जबरदस्ती तो इस घर में जा नहीं सकता, क्योंकि ये घर वास्तव में है किसका, एक्स। भाई बेचारा चला गया कहाँ, न्यायालय के पास। कहाँ जाएगा, और कोई ऑप्शन है क्या अब? नहीं। कोर्ट के पास गया कि सर ए ने मुझे बेवकूफ बना के एक ऐसा प्लॉट बेच दिया, ऐसा मकान बेच दिया जो बेचने के लिए वो अधिकृत नहीं था, मुझे ही उसका कब्जा दिलाया जाए। ए कोर्ट में क्या कहेगा, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं मालिक हूं ही नहीं, मैं कब्जा कैसे दे सकता हूं। रही बात पैसों की, तो जब होंगे तब देखा जाएगा, तब दे देंगे, अभी है नहीं, डाल दो अंदर भले। वाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? ये क्या होता है सर? जब भी संविदा आपको लगता है पालन योग्य नहीं है, तो आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं कोर्ट में जाके। इसने कहा पड़े रहने दो। 2-4 महीने बीते, एक्स भाई साहब क्या हो गए, एक्सपायर। क्या हो गए? एक्स के पुत्र के तौर पर ये जो मकान था जयपुर वाला, वो किसके नाम चढ़ गया, ए के नाम चढ़। वो विल लिख के गए थे, उन्होंने गिफ्ट दे दिया ए को, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इंटरस्टेट प्रॉपर्टी अपने आप कहाँ गई, ए के पास। डजेंट मैटर कैसे आई, ये प्रॉपर्टी किसके पास आ गई, ए के पास। वाई फिर खड़ा हो गया कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। वाई ने कहा सर प्रॉपर्टी दो, अब तो आपकी है। तो एक कोर्ट में ये जवाब देता है कि जब सेल किया था मैंने, तब मेरी नहीं थी, तब मेरी नहीं थी, अथवा मैं ऑथराइज्ड नहीं था सेल करने की। तो सेल तो कभी हुई नहीं। हुई क्या सेल? सेल तो तब होती जब, या तो अभी वापस से एग्रीमेंट करे ए वाई को बेचने का, नहीं तो जब ए ने एग्रीमेंट किया था तब ए के पास संपत्ति थी नहीं। तो ए कहेगा जब मैंने एग्रीमेंट किया था तब तो मैं मालिक ही नहीं था, तो वो जो लेटर है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो किसी काम का है ही नहीं।
तो एक नियम आता है जिसको बोलते हैं स्टॉपल। क्या बोलते हैं? स्टॉपल। विबंध, विबंध का मतलब होता है, स्टॉपल का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप। स्टॉपल स्टॉप से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड, और स्टॉप स्टॉप से है, टू स्टॉप, रोकना। किसी व्यक्ति को अपनी ही बात से पलटने से विधि रोक देती है, इसी को क्या बोलते हैं? स्टॉपल। हाँ, ये सही बात है कि जब तूने बेचा ये तेरा नहीं था, नहीं था ये का, परंतु तूने ही तो कहा था भाई को कि ये मेरा है। नहीं कहा था क्या उस वक्त? तो आपको अपनी ही बात से पलटने विधि नहीं देगी। हाँ, ये सत्य है कि ये आपका नहीं था जब बेचा था, परंतु आपने ही तब कहा था कि हाँ ये मेरा है, मैं बेच सकता हूं। आपने ही भाई को बेवकूफ बना के ये सामान बेचा था। अब आपको विधि अपनी बात से पलटने नहीं, भले ही वो झूठ हो, पर विधि आपको पलटने नहीं देगी। आप तो एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि जब मैंने बेचा तब मेरा नहीं था, क्योंकि आपने ही भाई को कहा था कि ये मेरा है। तो अब वाई कोर्ट के थ्रू इस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी जो उसे गिफ्ट में मिली हो, चाहे विल से मिली हो, चाहे गैर वसीयती कैसे भी मिली हो, वाई ए से ये प्रॉपर्टी ले सकता है। जो जब ए ने बेची थी तब वो ऑथराइज्ड नहीं था, पर सब्सिक्वेंटली उसने अपना हित उसमें अर्जित कर लिया। क्लियर? बस इतनी सी है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रेडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। आपने जो ग्रांट दी थी, आपने जो अनुदान किया था, आपने दिया था ना ये प्लॉट, ये मकान, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट, जो आपने बात बोली थी, जो आपने ग्रांट दी थी, जो आपने अनुदान किया था, उसे आपको रोकने के द्वारा, विबंध के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? पूर्ण कर रहे हैं, आपको अपनी बात से पलटने से रोक रहे हैं। ये स्टॉपल है पूरा का। क्या नहीं चल रहा है? आवाज नहीं चल रही? क्या नहीं चल रहा? ऑनलाइन दिख रहे हैं क्या भाई? हाँ सर। दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, क्या समझ आया? एक व्यक्ति को, ये एक नियम है स्टॉपल, एक व्यक्ति को अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाता। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। मान लीजिए हमने अभी अभी बात की थी, ये एक मकान है जिसपे मेरा हक नहीं, और मैंने इसको सेल कर दिया। किसको किया था अभी अभी? भाई। तत्पश्चात मैंने इसको या तो फ्रॉडुलेंटली या एररनेसली, बेवकूफ बना के क्या कर दिया है, इसको ये सेल कर दिया है जो कि मेरा नहीं। और ये बोल रहे हैं बाद में कभी किसी कारण से अगर इसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है, चाहे आपने परचेज किया हो, चाहे आपको गिफ्ट में मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे मिला, तो आपने जो सेल किया था तब क्या बोला था? ये मेरा है, आपको अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा। ये इतनी सी कहानी कहता है। मैंने आपको पूरा सिनेरियो इसलिए समझाया ताकि आपको पता रहे कि ऐसा कब कब हो सकता है। इसलिए मैंने जयपुर, बीकानेर सब नाटक किए। बाकी ये सिंपल सी कहानी है। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, जब आप ऑथराइज नहीं थे, तत्पश्चात कभी आप में उस प्रॉपर्टी में हित आ जाता है आपका, तो आप अपनी बात से पलटने नहीं दिए जाओगे। दैट इज स्टॉपल। इतनी सी कहानी। क्लियर? क्लियर? ठीक। स्टॉपल एविडेंस एक्ट में भी है 115, बीएसए में शायद 121 हो गया, वहां भी है, और अन्य विधियों में भी, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें भी होल्डिंग आउट के नाम से दे रखा है, धारा 28। देखो सुनिए, एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि चीजें क्लियर हो। व्हाट इज स्टॉपल? विबंध क्या होता है, रोकना क्या होता है, आपको अपनी बात से पलटने नहीं दिया जाएगा, इतनी सी बात। ऐसे धारा 28 है पार्टनरशिप एक्ट में।
क्या कहती है देखना। एक कंपनी है ABC नाम से। क्या नाम से है? और 3 दोस्तों की बनाई हुई ABC, 3 दोस्त। ये न्यू स्टार्टअप है। इसका जो मैं अभी समझा रहा हूं उसका TP से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको स्टॉपल को समझाना चाह रहा हूं। बेस समझ जाओगे तो सारी चीजें समझ जाओ। इनको फंड रिक्वायर्ड है, ऑफ कोर्स न्यू स्टार्टअप है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये पैसा लेने गए किसी बड़े साहूकार के पास। आपको पता होगा कुछ लोग हैं जिनका काम यही है नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। जानते हैं आप ऐसा? आजकल तो आपको टीवी में सीरियल्स वगैरह भी आने लग गए इस चीज के, शार्क टैंक वगैरह। उनका काम ही क्या है? वो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप पहुंचे किसी इन्वेस्टर के पास अपना आइडिया लेके। आइडिया बहुत शानदार लगा इसे। ये ड्रास्टिक आइडिया है, बहुत कुछ चेंज कर सकता है। परंतु इस आइडिया को, इस स्टार्टअप को फुलफिल करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए था। और चूंकि ABC तीनों नए टावर है, कॉलेज पास आउट ही है, पास आउट भी नहीं है, ड्रॉप आउट है, चलते कॉलेज में ही गए अपने तो धंधा करेंगे, बाढ़ में गए। और ये नए बच्चों पे विश्वास करना इन्वेस्टर्स के लिए आसान नहीं है, होता भी नहीं है। और फंड भी छोटा मोटा हो तो क्या पता रिस्क ले भी ले, फंड भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड। इन्होंने जब ऊपरा ऊपरी इन तक बात पहुंची कि कुछ लोग हैं जो फंड राइज करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, इतना फंड नए बच्चों पे दाव पे नहीं लगाया जा सकता। तो इनके एक जानकार थे जिन्होंने पहले भी 3-4 स्टार्टअप बहुत बड़े कर दिए, बहुत अच्छे खड़े कर दिए उन्होंने। बढ़िया कंपनियां बन गई उनकी, बढ़िया नाम है उनका। ये उनके पास गए, उनका नाम था एक्स। क्या नाम है? X। तो ABC और एक्स। एक्स को कहा जाओ चलते हैं कहीं घूमने चलते हैं। और चारों मिलके कहां पहुंच गए? यहाँ इन्वेस्टर के पास पहुंच गए। वहां जाके एक्स कुछ नहीं बोला, एक्स खड़ा था। ABC ने बोला कि हम चारों का एक स्टार्टअप है जिसमें एक्स भाई साहब भी इंक्लूडेड है, और हमें फंड चाहिए। ये जो भाई साहब है, भाई साहब इन्वेस्टर, इनको लगा एक्स भी इनके साथ है। आइडिया जबरदस्त था ही, पैसे की कमी है नहीं। एक दिक्कत थी कि भाई नए आदमियों को कैसा दे दे। अब क्या वो भी दिक्कत दूर है कि अच्छा एक्स भी है क्या छुपा रुस्तम। आपको पता होगा जब भी नए स्टार्टअप आते हैं, एक इतनी सी बात भी हम रूमर फैलता है कि टाटा ने इन्वेस्ट कर दिया, सब लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने किया है तो सोच समझ के किया हो। तो क्या एक्स भी तुम्हारा पार्टनर है तो पैसे तो कहीं जाने है ही नहीं। इन्होंने क्या कर दिया, इनको 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, या उधार दे दिया, या जो भी, एक लिमिट के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्ट भी किया है। तो 3 साल के लिए कि 3 साल बाद मुझे मेरा रिटर्न चाहिए, प्लस 18% इसमें मैं क्या लूंगा? इनकम लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, इनकम लूंगा, जो भी है। 2 साल वो बीते, 2 साल के बाद ये पैसे मांगने गए। पैसा वो नहीं साहब, हालत खराब है भाई, पैसा मेरा तो उस कंपनी में कोई लेना देना ही नहीं। एक्स क्या कहता है? मेरा तो उस कंपनी में कोई लेना देना ही नहीं। क्या एक्स कह सकता है क्या ये? नहीं। इसी को बोलते हैं स्टॉपर। विधि कहेगी चुप। क्यों चुप? आपने ही, सर मैंने तो बोला ही नहीं था उस दिन पर, आप चुप रहे थे। जहां बोलना आपका कर्तव्य हो वहां चुप रहना बोलने के समान है। जब ABC आपको साथ लेके आए थे तो आपके सामने उन्होंने बोला था कि एक्स भाई साहब भी हमारे कंपनी में पार्टनर है, और तब आप क्या रहे वहां पर? चुप रहे। एक्स खुद आके बोलता तो भी लाइबल होता, एक्स आके नहीं बोला
परंतु उसकी श्रवण गोचरता के अंदर, उसकी हियरिंग के अंदर एबीसी ने बोला और उसने खंडन नहीं किया, तो ये भी बोलने के समान। अब एक्स नहीं कह सकता मैं इस कंपनी में पार्टनर नहीं हूं, एक्स को ये पेमेंट चुकाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट, और ये नहीं चुका रहे हैं तो अकेले भी। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल। आपको अपनी बात से पलटने नहीं दिया है। क्या अब समझ आया? श्योर हो? बस इतनी सी बात है स्टॉपल। हमें अभी पढ़ना है, चूंकि हम सेक्शन 38 से 53 पढ़ रहे हैं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू, काय पे लागू है? इमूवेबल। तो इसलिए ये वाला एग्जांपल मैंने कहा था, आप टीपी में मत समझना, बस मैं आपको क्या समझा रहा हूं, विबंध समझा। यहां विबंध इतना सा है, कोई एक प्रॉपर्टी है जो आपने क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। क्या होती है, क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। किसे किया है ट्रांसफर? किसी भी व्यक्ति को। पर जो ट्रांसफरर है वो क्या नहीं है? ऑथराइज्ड नहीं है। ट्रांसफरर क्या नहीं है? ऑथराइज्ड नहीं है। कर दिया, क्या ऑथराइज अनऑथराइज पर्सन ट्रांसफर कर सकता है? पहली बात नहीं। आपने कर दिया है, तत्पश्चात आप में कहीं से क्या आ गया, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ गया, तो अब आप अपनी बात से मना नहीं। भले ही विधि कह रही है कि यह गलत है, ट्रांसफर कर ही नहीं सकता अनऑथराइज पर्सन, परंतु अगर आपके पास कहीं से संपत्ति वो वाली आ गई है जो आपने अनऑथराइजली ट्रांसफर की थी, तो अब आपको हम आपकी बात से पलटने नहीं देंगे। भले ही धारा 7 कुछ कह रही है, ये एक नियम है, दैट इज विबंध का नियम, वो नियम तो यहां भी लागू रहे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करवा लिया आपने, उसका अर्थ क्या होता है पहले ये समझो, शायद वो समझ जाओगे तो ये पर्सन ही नहीं बचेगा। मैं ये हूं, मैंने ये प्रॉपर्टी, मैं ऑथराइज नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैंने ये प्रॉपर्टी सेल कर दी वाई को। किसको सेल कर दी? वाई। ये प्रॉपर्टी में ए का इंटरेस्ट आया, उससे पहले ही वाई कोर्ट चला गया और कोर्ट जाके कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा लिया? इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा लिया कि सर इस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी का मालिक हुए बिना मुझे बेच दी, तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, क्या किया जाए? कैंसिल किया जाए। इट इज वॉइड, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है, इट इज वॉइड एब इनिशियो। सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या किया जाए? कैंसिल। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते ही क्या होगा? वाई को इसने जो भी कागज दिए वो वापिस चले जाएंगे, और ए को जो इसने पेमेंट किया है वो वापिस किसके पास आ जाएगा? भाई, सारा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, जो पैसे दिए थे वो सारे वापस मिल गए। अब वाई किस हक से जाके कह सकता है ये प्रॉपर्टी दो? बात ही खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट डिस्काइंड का मतलब ही क्या हो गया? जिस पक्षकार ने जिसको जो जो हित दिया है वो वापस उसमें आ जाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ क्या हो गया है? बराबर। तो अब वाई को जब कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्काइंड हो गया तो वाई के पास कोई हक ही, अब वाई पैसे भी ले लिए और फिर जाके कहे ए के पास मान लो ये प्रॉपर्टी दे, दोनों काम थोड़ी हो सकते हैं। आपने तो क्या ले लिए हैं? कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, जो भी आपने दिया था वो वापस मिल गया, तो अब आपका इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? क्लियर, गुड। आ जाओ वापस। तो सबसे पहले ये किसका अपवाद है? क्यों है धारा 7 का, ये तो समझ आ गया। कौन बेच रहा है, कौन ट्रांसफर कर रहा है? जो अनऑथराइज है, जो मालिक नहीं है। दूसरा, ये धारा 6 के ए का भी अपवाद है। ये क्यों सर? अभी देखो, हमने क्या बात की थी एग्जांपल में, ये एक्स की प्रॉपर्टी है जिसपे कौन रह रहा है? ए। ए को ये अंदेशा है कि ये प्रॉपर्टी आनी तो इकलौती औलाद हूं, मेरे पास ही आनी है, और इसने इसे बेच दी किसको? वाई को। क्या बेच सकता है? क्या धारा 6 ए मना करता है? परंतु इसका भी ये अपवाद हो गया, इसने बेच दी है और बाद में मान लीजिए एक्स से मरने पे ये इंटरेस्ट ए में आ गया, तो वाई ये प्रॉपर्टी ए से ले सकता है। तो यानी ये किसका अपवाद हो गया? अरे भाई, मेयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये पॉसिबिलिटी तो बेची थी इसने कि ये प्रॉपर्टी मेरी आ जाएगी, पर फिर भी इसे हमने वैलिड ठहराया। और लास्ट, नेमो डॉट कॉड नॉन हैवेड। ए ने जब ट्रांसफर किया तो ए का खुद का इस प्रॉपर्टी में कोई हित नहीं था सिवाय रहने के, पर इसने ट्रांसफर कर दिया अपने से बेहतर किसको? वाई।
तो ये तीनों का अपवाद। आई बात समझ? हमें मेंस में क्वेश्चन आए तो ये धाराएं सीधी लिखनी चालू नहीं करनी, हमें क्लियर करना है। ये भी, ये भी, ये क्लियर। और चाहो तो कोई भी धारा का क्वेश्चन आए तो धारा 5 ही टिका सकते हो, बड़ा है तो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वो तो समझा ही सकते हो, कौन किसको कर रहा है। ठीक है, कुछ केस लॉज हैं इसके संबंध में। अब तो अंदर की कहानी तो समझ आ गई है, तो डायरेक्ट बाद में ही पढ़ दूं, भले ही पहले सारी बातें कर। पहला केस लिखिए, राजा पक्ष से वर्सेस फर्नांडो। 1920 का केस है शायद, प्रीवी काउंसिल। और ये प्रीवी काउंसिल भी श्रीलंका की है। राजा पक्ष से राजा पक्ष से वर्सेस फर्नांडो, 1920 प्रीवी काउंसिल। ये स्टॉपल का जो भी कंसेप्ट है, ये इसी केस में प्रथम बार न्यायालय ने समझाया था। वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर सेक्शन 43 लिखते हो तो ये लिखना ही लिखना है, ये पूरी कहानी कि हाँ भाई कैसे आप ऐसी प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर सकते हो जिसमें आपका कोई हित नहीं है, अगर वो हित बाद में आ जाता है और तब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवाया। ये सारी कहानी कब समझाई गई? इसी केस में समझाई गई, राजा पक्सेस वर्सेस फर्नांडो, प्रीवी काउंसिल 1920 श्रीलंका। एक और केस इसी को सपोर्ट करने वाला लिखिए, जुम्मा मस्जिद। वर्सेस कोडी मनिंदर। 1962 कब का केस है? सुप्रीम कोर्ट का केस है अपने भारत का। ये कोडी मनिंद्र ने अपनी प्रॉपर्टी जो आने वाली थी अपने पास अपने पूर्वजों से, वो प्रॉपर्टी जुम्मा मस्जिद को 300 सालों के लिए दे दी। जो प्रॉपर्टी आने वाली थी, बड़े बोले होते हैं ना कुछ कि मीटिंग चल रही है, कौन क्या देगा अल्लाह के नाम पे, तो वहां तो स्टेज में खड़ा हो गया क्योंकि भीड़ थी खूब। उन्होंने कहा मेरे पास जो संपत्ति आने वाली है सारी की सारी 300 सालों के लिए। वहां से स्टेज से उतरते ही उन्होंने कहा देव के देव के मारगंद की यही को नहीं देन, क्योंकि बोलिया कि वहां बढ़िया भीड़ थी, नाम होता है। कुछ समय बाद उसके नाम वो प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि यानी उसी के पास थी, वही इकलौता वारिस था। अब वो पहुंच गए जुम्मा मस्जिद वाले, तो देखो है मैंने जब ट्रांसफर किया तब मेरी प्रॉपर्टी नहीं थी। और धारा 6A स्पेसिफिकली ध्यान रखना, जुम्मा मस्जिद अगर आपसे कोई पूछे 6A वर्सेस 43, तो ये केस लिखना है सबसे पहले जुम्मा मस्जिद वाला। इसमें एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई 6A और 43 कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पे मत पढ़ो इनको, इनको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाए इनका। 6A भी सही कहता है केवल केवल उत्तराधिकार में संपत्ति आएगी, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। पर आपने ऐसी कोई ट्रांसफर कर दी और फिर इंटरेस्ट आ जाता है तो आप पे स्टॉपल भी लगेगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए सेक्शन कंपेयर सेक्शन 6 से विद
43, तो आपको ये सारी कहानी लिखनी है। 6A तो कहता है मेयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर, पर 43 उसका अपवाद। वहां केस जो लिखना है वो जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मनिंद्रा, ये वाला केस लिखना है 1962 सुप्रीम। तो निचले कोर्ट में हार गई जुम्मा मस्जिद, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा, धारा 6A साहब मना करती है, मेयर सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मेयर पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जब इसके पास प्रॉपर्टी थी नहीं, इसको सिर्फ आइडिया था कि प्रॉपर्टी आएगी, वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है। मामला पहुंचा कहां, सुप्रीम कोर्ट। इसने धारा 6A के बहाना लिया निचले कोर्ट के अंदर, और मामला पहुंचा कहां, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों धाराओं को साथ में रख के इंटरप्रेट किया, बोला कि ये बात सत्य है कि 6A मना करता है कि मेयर सक्सेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर, मेयर पॉसिबिलिटी कैन, मेरे पास वसीयत से या कैसे प्रॉपर्टी आएगी, ट्रांसफरेबल नहीं है। परंतु अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्काइंड नहीं किया है तो आपके बोले गए वचनों से भी आपको पलटने नहीं दिया जाएगा, कि इस बात का प्रबंध पहले से धारा 43 में मौजूद है। क्लियर, क्लियर। एक और केस लिखिए जिसको समझाऊंगा मैं बाद में, पर लिख अभी लीजिए। नारायण चंद्र सा वर्सेस दीपाली मुखर्जी। नारायण चंद्र सा वर्सेस दीपाली मुखर्जी, 2002 सुप्रीम कोर्ट। गौर फरमाइएगा बात पे, 2002 सुप्रीम कोर्ट। एक बार जैसा हमने जाना उससे एसेंशियल एलिमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट भी पढ़ लेंगे। क्लियर। फिर डायरेक्ट में आगे पीछे ऊपर नीचे कर रखा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि सीधा ही आप कंफ्यूज हो, पहले चीजें क्लियर हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत, आ जाइए। असेंशियल एलिमेंट्स, कब स्टॉपर लगेगा, कब आपको रोक दिया जाएगा अपने स्टेटमेंट से पलटने के लिए। पहला इंग्रेडिएंट क्या है सर, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, ये तो है ही है, आया ना। पहली चीज क्या चाहिए धारा 43 में, ट्रांसफर किसने किया हो, अप्राधिकृत व्यक्ति ने किया हो। दूसरा लिखिए, सच ट्रांजेक्शन या ट्रांसफर इज फ्रॉडुलेंट। एक और वर्ड लिखा है, देखो वहां एररनेसली क्या लिखा है, डायरेक्ट में पढ़ो, एररनेसली लिखा है क्या। हम्म, क्या होती है स्पेलिंग, जो भी होती है ठीक है, लिख दी मैंने, तो आप अपनी देखते रहो। ठीक है क्या बात है? अरे बस, बात खत्म, यही दबा दो। इस पे ये केस है, किस पे, फ्रॉडुलेंट और एररनेसली। ये क्या होता है, इधर आओ इधर आओ, गौर करिएगा चीजों। कोई स्वयं बेवकूफ बनता है तो धारा 43 लागू नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने किसी को बेवकूफ बनाया है तो स्टॉपल है ही क्या, मैं अपनी बात से पलटने नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं ही मकान में पड़ा हूं, थान लागे मेरा है, तुम आए कैश रखा, ये सर ये मेरा हो गया, मैंने कहा ठीक है।
मैंने बेवकूफ बनाया, मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा है, मैंने आपको पागल बनाने की कोशिश की, मैंने धोखा देने की कोशिश की, नहीं कि आप खुद ही उड़ती ले रहे हो, तो धारा 43 लागू नहीं होगी। इस केस में यही हुआ, किसी व्यक्ति को लगा वो आदमी ठीक है, इंगन प्रॉपर्टी आने वाली है ही, प्रॉपर्टी आने के बाद ये देगा करोड़ों में, अभी चूंकि इसकी है ही नहीं तो ये दे देगा लाखों में, खुद लेर पेटी पहुंच गया बेटे, क्या सारी जमीन हमारी है, वो ठीक है भाई जी दे जाओ बेटी। वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या उसने फ्रॉड किया, क्या क्या उसने बेवकूफ बनाया, क्या क्या उसने उनसे गलती करवाई, क्या नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। आप खुद ऐसा कर रहे हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं। वो खुद बोलता है ऐसा, वो आपको बेवकूफ बनाता। कोई व्यक्ति अपने शब्दों से, वचनों से आपको कोई चीज जो सत्य नहीं है उस पे सत्य होने का विश्वास कराकर आपको उसमें इन्वेस्ट करवाता है तो स्टॉपर लागू होगा, वरना स्टॉपर लागू नहीं होगा। उसने कुछ भी नहीं किया। क्लियर? क्लियर? उस पे केस कौन सा है? नारायण चंद्र शाह वर्सेस दीपाली मुखर्जी। कब का है? 2002। अगला लिखिए। विद कंसिडरेशन होना चाहिए ट्रांसफर, आपने फ्री में लिया हुआ था पहले, ये ट्रांसफर कैसे होना चाहिए? आपने अगले को पैसे दिए हैं, उसने, अगले ने आपको बेवकूफ बना के जमीन दे दी जो उसकी नहीं है, और बदले में उसने क्या लिया है? पेमेंट लिया है, प्रतिफल लिया है। ट्रांसफरर गेट्स इंटरेस्ट लेटर ऑन। ट्रांसफर के पास की ट्रांसफरर के पास क्या आ गया है बाद में? उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट आ गया। कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिस्काइंडेड, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या नहीं हुआ है? खत्म नहीं हुआ है। और लास्ट, ट्रांसफरी डिमांड्स हिज इंटरेस्ट। फ्रॉडुलेंटली जो उसको इंटरेस्ट दिया था, बेवकूफ बनाया था, उसको उसको कोर्ट में जाके मांगना भी पड़ेगा, ऐसे कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये है आपका ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपर। क्या क्या है? यह अपवाद है धारा 7 का, 6A का, नेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट। अगर मेंस में आए तो आपके पास डाटा है लिखने को। ये धाराएं जो है ना आपकी डॉक्ट्राइंस, ये सब तैयार करके जाने पड़ेंगे आप। और जो समझदार है, जिसको आरजेसी देना है, जिसको जुडिशरी देना है, वो पहले से ये सब तैयार करके रखेगा। सारे डॉक्ट्राइन डॉक्ट्राइन जो जो हमने पढ़े, एक्सलेशन पढ़ा, एक्यूमुलेशन पढ़ा, जितने भी डॉक्ट्राइन पढ़े आप पहले से तैयार करके रखिए। उनके केसेस, उनका लिखना कैसा है, उनका प्रेजेंटेशन, वहां जाके ही क्यों दौड़ भाग करनी, पहले से तैयार रखो। केस हमने 3 पढ़ लिए, राजा पक्से वर्सेस फर्नांडो 1920, प्रिवी काउंसिल श्रीलंका। दूसरा जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मनिंद्रा 1962 सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा फ्रॉडुलेंट होना चाहिए उसके चक्कर के अंदर, नारायण चंद्र शाह वर्सेस दीपाली मुखर्जी 2002 से। ये फ्रॉडुलेंट था। असेंशियल एलिमेंट ट्रांसफर क्या होना चाहिए? अनऑथराइज, फ्रॉडुलेंट बेवकूफ बनाया हो, पैसे लिए हो, ट्रांसफर में बाद में इंटरेस्ट आ गया हो, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिस्काइंड कैंसिल नहीं हुआ हो, और लास्ट आपने कोर्ट में जाके वो इंटरेस्ट जो आपको फ्रॉडुलेंटली दिया गया था उसकी डिमांड भी की। अब सामने वाला अपने बात से पलट नहीं सकता। क्लियर? आइए पढ़ते हैं सेक्शन 43 खत्म करने के बाद।
पढ़े, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। समझ आ ही रहा है अब तो हेडिंग से ही आपको, ऐसे व्यक्ति द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण, जो अंतरित संपत्ति में बाद में हित अर्जित कर लेता है। जब अंतरण किया तब तो नहीं था हित, पर बाद में हित क्या कर लिया है उसने, अर्जित कर लिया। जहां की कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ, दोनों इंग्रेडिएंट्स आए जा रहे हैं, जो जो बोले हैं, ये आ गया है, ये आ गया है, और अनऑथराइज तो है ही, वो अपने आप ही आ गया है, तीनों इंग्रेडिएंट आ गए हैं। जहां की कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रयोजना करता है, बेवकूफ बनाता है, वहां ऐसा अंतरण अंतरिति के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अंतरक ऐसी संपत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक अंतरण की संविदा अभी भी क्या है, अस्तित्व, यानी उसने रिस्काइंड नहीं कराई तो उतना ही तो वो ले सकता है अंतरक से जितना उसके पास अंतरक के पास आ गया। मालिक बन गया है तो वो मालिक ही बन जाएगा, वन हाफ आया है तो वन हाफ मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए जो हमने एग्जांपल लिया उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये एक्स का मालिक है, एक्स के दो पुत्र हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है। पुत्र जो है ये नशे चक्कर के अंदर एमडी उमडी खाने लग गए, उन्होंने ये प्लॉट बेच दिया, मकान बेच दिया, किसको, वाइफ। तत्पश्चात एक्स एक्सपायर हो जाता है, ये प्रॉपर्टी दो भागों में विभक्त होती है, आधी मिली ए को, आधी मिली बी को। वाई पूरी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा, केवल कितना ले पाएगा, सिंपल, जितना हित ए ने बाद में अर्जित कर लिया है उतना वो ले पाए। पूरी तो क्यों ले पाएगा, बी ने ऐसा क्या गलती की, बी वाला पार्ट नहीं। अगर पूरी एक ही हो जाती है तो पूरी ए ले पाएगा, 1/4 एक ही होती है तो 1/4 ले पाएगा। क्लियर? या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लो, पैसे ले लो वापस, और या फिर जितना उसका हिस्सा है वो ले सकते अगर उसमें आया है तो। क्लियर? क्लियर? अंग्रेजी वाले, where a person fraudulently or erroneously, underline word, represents that he is authorized to transfer certain immovable property, उसने fraudulently या फिर erroneously किसी को बेवकूफ बनाया है कि भाई ये प्रॉपर्टी में मेरे को ट्रांसफर करने का हक है, एंड प्रोफेसेस टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी, ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकता, इसलिए क्या लिखा है, प्रोफेसेस टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, ये कंपलसरी है भाई, कंसिडरेशन होना ही चाहिए। सच ट्रांसफर सेल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, वो चाहे तो उससे पैसा रिकवर कर ले, वो चाहे तो क्या करा सकता है, उतना ही ले सकता है जितना ट्रांसफर को बाद में कभी प्राप्त हुआ। सच ट्रांसफर at the sale at the option of the transferee operate to any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रिस्काइंड नहीं। क्लियर? क्लियर? आगे क्या लिखा है सर, Nothing in this section shall impair the right of transfer in good faith for consideration without notice of existence of said option। ये नेक्स्ट बोनाफाइड परचेजर की बात कर रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स की प्रॉपर्टी है, ए ने सेल कर दी किसको, वाई। वाई कोर्ट में केस चला रहा है, ठीक है, अभी किया नहीं किया उसकी मर्जी, जब उसको लगेगा ए के पास प्रॉपर्टी आएगी तब केस करने की सोच रहे हो, जब भी कर। ए के पास प्रॉपर्टी आई, वाई कोर्ट जाता, वाई एक नाटक करता, वाई ये सब करता, उससे पहले ही ए ने सेल कर दी जेड को। कंसिडरेशन के साथ और विदाउट नोटिस ऑफ पास्ट जो भी हुआ है उसका। जेड की क्या गलती, पैसा दिया टकाटक,
कोई पहले की चीजों का आइडिया नहीं था, पूरा चेक कर लिया कि एक ही प्रॉपर्टी है क्योंकि एक के नाम हो चुकी है। तो आपको ये सुविधाएं देने के लिए स्टॉपल की किसी बोनाफाइड परचेजर को हम चीट नहीं कर सकते। अगर ये प्रॉपर्टी आते ही समझदार है, टीपी पड़ी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी आते ही अगले दिन क्या कर देगा, उसको बेच दे। अब आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ अपना पैसा वापस ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्काइंड करवा सकते हो। तो इन्होंने बोला इस धारा की कोई भी बात बोनाफाइड परचेजर पे प्रभाव नहीं डालेगी। ये प्रॉपर्टी ए के पास अगर है तो वही उसे ले सकता है, पर ए ने ही किसी को बेच दी हाथों हाथ, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। आइए वापस पढ़िए। इस धारा की कोई बात उक्त विकल्प के अस्तित्व की सूचना न रखने वाले सद्भाव पूर्वक सह प्रतिफल अंतरितियों के अधिकारों का ह्रास नहीं करेगी। यदि किसी ने बोनाफाइड रूप से परचेज कर लिया है प्रॉपर्टी, तो आपको नहीं मिलेगी ये प्रॉपर्टी, उसी के पास जाएगी। क्यों? आपने ली थी सर, पहले तो मैंने ली थी, मेरे को ज्यादा, वाई क्या कहेगा, पहले मैं परचेजर हूं, मेरे को ज्यादा हित मिलना चाहिए। सुनो समझो बात को, वाई ने परचेज की थी तब ए को ट्रांसफर का राइट ही नहीं था, विधि के नियमों के अगेंस्ट है। हम तो सुविधा के तौर पे धारा 43 के अंदर आपको दिलवा रहे हैं, जबकि जेड ने ली तब ए एक्चुअल में मालिक था। हाँ, जेड ने ली, जेड को पता था कि पहले भी ऐसा घपला हो चुका है, तो विधि की फायदा उठाने वालों को विधि कभी क्षमा नहीं करती। फोकट के अंदर उसने नाम करवा दी कि एक बार इन दे दिया, ताकि भाई को कुछ नहीं देना पड़े, फिर इससे वापस ले लेंगे, तो भी काम नहीं चलेगा। पैसे दे के बिना अगले को सूचना के अगर उसने खरीदी है तो वो क्या है, एक बोनाफाइड परचेजर है, तो उसके पास ही रहेगी, भाई के पास नहीं जाएगी। वरना बिना पैसे दिए आपने होशियारी करते हुए जेड के नाम करा दी कि भाई मांगेगा, इससे अच्छा है आपकी लुगाई के नाम करा दूं, तो मैंने लुगाई के नाम करा दी, लुगाई से वो ले पाएगा। क्लियर? क्लियर? एग्जाम्पल पढ़ लीजिए अब। ए जो हिंदू है और अपने पिता बी से पृथक हो गया है, 3 खेत, नहीं हो, एक्स वाई जेड, ए हिंदू हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी, तो पिताजी कौन है, बी, फादर। ए क्या है सर, सन है, सन डॉटर लिखा है क्या कहीं, चलो मान लेते हैं सर। ए हिंदू है सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर, हिज हो गया ना, सन ही हो गया। बी सेल्स टू सी, क्या किया है, सेल किया है, किसको, सी। 3 फील्ड्स, कितनी चीजें, 3 खेत, कौन से, एक्स खेत, वाई खेत और जेड खेत, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग दैट ए इज ऑथराइज टू ट्रांसफर दी सेम, फ्रॉडुलेंटली या एरनेसली उसने रिप्रेजेंट किया है कि मैं ही मालिक हूं, और उसने 3 खेत जो है वो किसको बेच दिए, सी को बेच दी। ऑफ दीज फील्ड जेड डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स और वाई तो किसके हैं, ए के ही थे, पर जेड ए का नहीं है, ये अभी भी किसका है, बी का। ये किसका नहीं है, जेड का नहीं, सॉरी ए का नहीं। इट हैविंग बीन रिटेन बाय बी ऑन पार्टीशन, इसको जब भी पार्टीशन हुआ था तो पिताजी ने अपने पास ही रख लिया था। अभी कल परसों ही मैं बात बता रहा था, घरे पांति हुए तो एक पांति कौन राख ले हुए, पिताजी राख ले हुए, ताकि हम बुढ़ापे में तक दुख नहीं पाए। जैसे मान लीजिए कोई ऊपर से को पर्सनल प्रॉपर्टी आई है एक्स के पास, और 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं, 2 बेटे बेटियां हैं, तो 2 पांति नहीं करेगा, कितनी करेगा, 3 करेगा। 3 पांति हो गई, 1 पांति बेटी को दे दी, 1 पांति बेटे को दे दी, 1 खुद ने रखी। खुद मर जाएगा तो फिर इसकी क्या हो जाएगी, 2, 1 बेटे की 1 बेटी। एक बार के लिए बी ने जेड प्रॉपर्टी अपने पास ही रख ली थी जब तक जिंदा है, तो ए ने ये दोनों तो ऑथराइज होते हुए बेची है, इसके लिए ऑथराइज नहीं है जब बेचा है, ठीक है।
बट ऑन बी इज डाइंग, पर बी के मरने पर ए एज हायर ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी जेड। बी के मरने पर ये प्रॉपर्टी जो जेड प्रॉपर्टी है वो अपने आप किसकी हो गई, ए की, क्योंकि एक ही इसका वंशज था केवल। सी नॉट हैविंग रिस्काइंटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सी ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या नहीं किया है, कैंसिल नहीं कराया है, मे रिक्वायर ए टू डिलीवर प्रॉपर्टी जेड टू हिम। सी कह सकता है कि जो जेड प्रॉपर्टी थी वो मेरे को आप दो। ए कहेगा जब मैंने बेची थी तब तो वो मेरे पास थी नहीं, तो सी कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, धारा 43 जाके पढ़ लो, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। जब बेची थी तब तो आपकी नहीं थी, पर अब आपकी है। आपने तब यही कहा था कि मेरी है, आप अपनी बात से पलटने नहीं दिए जाओगे। क्लियर? सिंपल सिंपल, ठीक। इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट पढ़िए सेक्शन 52। डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस। वाद लंबन का सिद्धांत हिंदी में क्या बोलते हैं? वाद लंबन का सिद्धांत। ये क्या होता है सर? ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें ए कहता है ये मेरी है, बी कहता है ये मेरी है, ठीक है। एक बढ़िया कागज पानड़ा सब है, रियल मालिक ए है, आपको बता रहा हूं मैं, कोर्ट को नहीं पता है ना। और बी है कब्जादारी, कौन है? कब्जा करे, कब्जा कर लिए, कोर्ट में केस चला, जजमेंट आने वाला था, तो बी को पता लग गया कि साबित तो अपन कुछ कर ही नहीं पाए, अपन तो है ही को नहीं, केस कौन जीत जाएगा? ए। नकली नुकली कागज है, सब पकड़ी दिया, सब हो गया, कोई लेना देना है नहीं, कोर्ट ऑर्डर देने ही वाला है ए के पक्ष में। बी हाथों हाथ अपने भाई ले सी के नाम प्रॉपर्टी करा देता है, सेल कर दी, किसको? गिफ्ट कर दी, सेल कर दी, डजन मैटर, कर दी। केस जीत गया कौन? ए। पर केस पक्षकारों में जीता जाता है, जजमेंट इन रेम नहीं है, ये जजमेंट इन पर्सोनम है। पर्सोनम मतलब व्यक्ति व्यक्ति तक का है, इन दोनों में से विनर विनर कौन? ये है। किसमें? ए और बी में। अब इस पे कौन कब्जा करके बैठ गया? सी, बेच दिया इसलिए। अब ए को किस पे केस कराना पड़ेगा? सी। सी हारने वाला हो गया, इसने ट्रांसफर कर दिया डी को, डी हारने वाला ट्रांसफर कर दिया ई को। ए कब तक केस लड़े, कहां कहां केस लड़े, और कब जाके ये शांति हो गया ये प्रॉपर्टी मेरी है? हाँ, कोर्ट ने कह दिया बी से तेरा अच्छा हक है, पर सी से नहीं पता, वो हम चेक करेंगे। सी से तेरा अच्छा हक है पर डी से चेक करना पड़ेगा, सॉरी, डी से अच्छा हक है पर ई से चेक करना पड़ेगा, सॉरी। और एक बारी चेक करने में 20 साल तो निकल जाते हैं, तो ए तो अब हो ही गया है, पूरा शांत हो ही गया है, 100 वर्ष पूरा हो गया। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए
और फिर याद करिए टीपी बनाने का उद्देश्य ही क्या था। ये झगड़े, ये समस्याएं, ये दिक्कतें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर में हो रही है वो अब ना। हम पढ़ते हैं नियमों के तौर पर, एक्चुअल हमें पढ़ना चाहिए सोच से कि भाई पहले इन पे दिक्कतें होती थी ऐसे ट्रांसफर में, और जो जो दिक्कतें थी उनको लिस्ट डाउन किया गया, लिख लिया गया, और उन दिक्कतों के सॉल्यूशन के तौर पे ये डॉक्ट्राइन्स है। ये डॉक्ट्राइन इतना ही कहता है जब तक वाद लंबित है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी के मटेरियल के बारे में, मटेरियल के बारे में, प्रॉपर्टी के रेंट के बारे में वाद लंबित है, प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, मतलब है क्या कोई? नहीं समझ रहे? प्रॉपर्टी का मटीरियल, मेन मुद्दा इमोल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, लाइक ऐसी चीजें होनी चाहिए, चार्ज होना चाहिए, उसमें कुछ होना चाहिए, मोर्टगेज है, कुछ है, रेंट है सर बकाया, प्रॉपर्टी केस चल रहा है, प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, ऐसा है क्या? नहीं। लॉ सपोर्ट एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ चाहता है प्रॉपर्टी चलती रहे, रुके नहीं एक जगह। तो जब तक वाद लंबित है आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। समझ में आ रहे हैं बात को? समझ पा रहे हैं? बेच नहीं, किसी भी प्रकार का ट्रांसफर, ना गिफ्ट, ना सेल, ना मोर्टगेज, ना ली, कुछ भी नहीं। जो आपने किया है क्या वो वॉइड हो जाएगा? अभी हम पढ़ेंगे, नहीं वो वॉइड नहीं होता है, वो वॉइडेबल रहता है। क्या रहता है? वॉइडेबल, कोर्ट के निर्णय के अधीन वो ट्रांसफर वैलिड। पढ़ेंगे। एक बार ये बात समझ आई क्या आपको? क्या ये बात समझ आई क्या क्या कह रहा है? बोलो तो सही। जब तक कोर्ट में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। लिखिए। अट लिटे पेंडेट निहिल इनोवेटर। सब जगह अलग अलग मिलेगा आप। कहीं इनोवेटर ऐसे होगा, कहीं इनोवेटर ऐसे होगा, कहीं ऐसे होगा, कुछ भी लिख लो सब चलता है। अट लिटे पेंडेट निहिल इनोवेटर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, ड्यूरिंग, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरिंग द पेंडेंसी, एग्जैक्ट वर्ड बोलूं तो पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। अगली सल्टन दे बात है, आगलो मुकदमो चाल रहे है, नयो पछड़ो घेर लिया है, बहुत बिकी साहब। अरे पहले आगलो तो सल्टान दो। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन, जब तक वाद चल रहा है, जब तक झगड़ा चल रहा है कोर्ट के अंदर, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस, कोई नई बात नहीं लाई जाएगी मार्केट में। आगली सल्टे बाद में नहीं लिया जाते, एक सल्टन दो। अट लिटे, लिटे का मतलब क्या है?
लिटिगेशन पेंडेंट, पेंडेंट का मतलब जो पेंडिंग लिटिगेशन है। निहिल, नो, ऐसा नहीं करना है। नई चीज, इनोवेटर मतलब न्यू, इनोवेशन, कोई नई अड़ंगा मत लेके आओ आप। At lite pendent nihil innovator. Nothing new should be introduced during the pendency of litigation. जब तक कोई लिटिगेशन पहले से चल रही है तब तक नया कोई फचड़ा मतलब एक सल्टन दो फिर नयो लियो। क्लियर? फिर यही बात, बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक भी कर देते हैं एग्जाम में। ये धारा मूवेबल पे लागू है कि इमूवेबल पे? पता है ना हमें, ये भी गलत कर आते हैं बच्चे। धारा 38 से लेकर 53A तक कहीं भी पूछ ले आपसे गलती से कौन सी प्रॉपर्टी के संबंध में लागू है, इमूवेबल। बैरेक लिख रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर हम पहले पढ़ के आए धारा, उसमें बैरेक ने लिखा इमूवेबल प्रॉपर्टी, जरूरत नहीं है, क्योंकि 38 से 53A इमूवेबल पे ही लागू है, ये ध्यान रखना। लगा मत आना मूवेबल पे। चले आगे, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक केस लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत महत्वपूर्ण, बेलेमी वर्सेस सबाइन। अगर टीपी में कोई केस सबसे ज्यादा पूछा गया आज तक तो वो ये जस्टिस टर्नर, टर्नर नहीं थे क्या? बेलेमी वर्सेस सेबाइन 1857 का। मतलब सर केस पहले है, धारा बाद में है, यानी इसी धारा, ये धारा इसी केस पर बेस्ड, बेस्ड ऑन, है ना, इस पे ही बेस्ड है ये धारा। पहले केस आया, केस के अंदर जैसा कोर्ट ने निर्णय दिया उस केस के आधार पे ये धारा लिखी गई। यानी पहले ये परेशानी आ चुकी थी मार्केट के अंदर, कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं नहीं, चलते केस के अंदर प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये इसी केस में डिसाइड किया और इसी केस के बहाने से एक धारा जोड़ दी गई, धारा 52, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस, वाद लंबन का सिद्धांत। लीज का मतलब वाद, पेंडेंस का मतलब लंबन। लंबित वाद के दौरान में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या इसका इफेक्ट क्या होता है? वॉइड की वॉइडेबल की वैलिड? क्या होता है? वॉइडेबल है ना कि वॉइड है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। अगर आपने चलते वाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तो क्या वो ट्रांसफर या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य है क्या? नहीं, शून्य नहीं। देखो इधर देखो, ये प्रॉपर्टी है, इसका झगड़ा है ए और बी के बीच में। चलते केस के अंदर, चलते कोर्ट केस में बी ने इसे किसे ट्रांसफर कर दी? सी को। ये वॉइड नहीं है ट्रांसफर। अगर कोर्ट ने जजमेंट दिया ये प्रॉपर्टी ए की है तो ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर किसने की है? बी ने, तो बी तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मालिक ही नहीं है। अगर कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये प्रॉपर्टी बी की है तो ये वैलिड हो जाएगा। ये वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है, एट ऑन सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। या आप ज्यादा बेहतर यहाँ वॉइडेबल की जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू फाइनल जजमेंट ऑफ कोर्ट। कहानी समझ आ रही है क्या? कहानी समझ आ रही है क्या? क्या पढ़ा हमने? मना नहीं है, धारा पढ़ने में ऐसा ही लगेगा मना है, ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, वाल लंबन के दौरान कोई नई फचड़ा मत लेके आओ, यही तो पढ़ा हमने। पर इन्होंने कहा कि यह वॉइड नहीं है, ये केवल क्या है? वॉइडेबल है। यदि कोर्ट, इन दोनों के बीच झगड़ा है, इसने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, अगर ये जीता तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है। ये जीता तो वैलिड है, ये जीता तो ऑफकोर्स, ये तो बेच ही नहीं सकता तो वॉइड हो जाए। आ रही है बात समझ?
अगर इसने बेच दी मान लीजिए बी को, बी ने सी को बेची और ए ने डी को बेची चलते केस के अंदर, तो दोनों ही एक बार केस कोर्ट के जजमेंट तक ये ट्रांसफर रुके रहेंगे। क्या रहेंगे? रुके रहेंगे। कोर्ट का जजमेंट आ गया ए के पक्ष में तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वैलिड। और ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा? वॉइड। कोर्ट का फैसला आ गया बी के पक्ष में तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा? वैलिड। और वो वाला क्या हो जाएगा? आ रही है कहानी समझ में? यह कोर्ट के केस पे डिपेंड होता है, यह वॉइड नहीं है, आरंभ से वॉइड नहीं है, शुरुआत से शून्य नहीं। क्लियर? अब पढ़ते हैं इसके असेंशियल एलिमेंट्स। क्या है केस सब? टीपी की क्लास पहले ले रखी है किसी ने मेरे से? यहाँ इसका एक केस है वॉइडेबल का, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, वो भी लिखाया हुआ है पहले, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं सर्च करके लिखा दूंगा, है ना। पढ़ते हैं धारा 52। पढ़ूं? पढ़ें क्या? आई। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग शूट रिलेटिंग देट। संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है या नहीं, और अगर कर दें तो क्या प्रभाव होगा, इस बारे में ये धारा है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट having authority within the limits of India, excluding the state of Jammu and Kashmir, or established beyond such limit by the central government of any suit or proceeding which is not collusive। अभी के संबंध के अंदर कुल मिला के भारत में, भारत के बाहर केंद्र सरकार द्वारा जितने भी कोर्ट बनाए हुए हैं, जितने भी न्यायालय हैं, उन सारे न्यायालयों की बात है। जम्मू कश्मीर वाला अब लफड़ा हमारे पास है नहीं, हमें पता है। तो कुल मिला के अभी तो ये क्या बात बोल रहा है कि कोई न्यायालय है, वहां पे कोई केस क्या चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है। ठीक है सर। वो केस कैसा है? कॉल्यूजिव नहीं है। कॉल्यूजिव नहीं है का मतलब आपस में सिर्फ प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रोकने के लिए मुकदमा ना करा रखा हो। अभी बात करेंगे क्या होता है। एंड इन विच एनी राइट टू इमूव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन। The property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the right of any other party thereto under any decree or order which may be made therein, except under the authority of court and on such term as it may impose। क्या क्या लिखा है? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान या केंद्र सरकार द्वारा ऐसी सीमाओं के परे स्थापित किसी न्यायालय में ऐसे वाद या कार्रवाई के लंबित रहते हुए जो दुस्संधिपूर्ण ना हो और जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षतः और विनिर्दिष्टतः प्रसंगत ना हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबंधों के साथ जैसे वह अधिरोपित करें, अंतरित या व्यनित किए जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या अन्यथा व्यनित नहीं की जा सकेगी कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाए अधिकारों पर प्रभाव, यानी ट्रांसफर करने से मना नहीं है, इस प्रकार ट्रांसफर नहीं करोगे कि कोर्ट के जजमेंट आने पे कोर्ट के जजमेंट का कोई इफेक्ट ही ना रहे। यानी ट्रांसफर तो कर दो पर सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ कोर्ट कर दो। कोर्ट के जजमेंट आने पे वो ट्रांसफर अगर कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से है तो वैलिड है, जजमेंट के हिसाब से नहीं है तो वॉइड हो जाएगा। यानी यहाँ मना, पढ़ने में ऐसा लग रहा है ट्रांसफर के लिए ही मना है, पर ऐसा ट्रांसफर मना है जो कोर्ट के जजमेंट से विपरीत है। सर बहुत ज्यादा उक चूक हो गई है, कुछ करो। आलो कर दिया। पहला कंपिटेंट कोर्ट, या पहला लिखो शूट पेंडिंग, पेंडिंग शूट। पेंडिंग क्या होना चाहिए? शूट। पहली चीज ही यही जरूरत है यहाँ, एक वाद क्या हो? लंबित हो। कहां पर लंबित हो? आ रहा एक एक चीज लिखा रहा हूं ताकि आप खुद से फ्रेम कर लें परिभाषा, ऐसे नहीं बैठे तो। कंपिटेंट कोर्ट में ये क्या होता है सर? ये तो समझ आ गया क्या होता है।
कोई वाद लंबित है। दूसरा कहाँ लंबित है, यानी जो भारत में सुनने के लायक कोर्ट है, जिनको सुना जाता है। अब खाप पंचायत में केस चल रहा है आपका, केस चल रहा है अभी, क्या नहीं हो सकती प्रॉपर्टी ट्रांसफर, है नहीं हो सकती। समाज के 4 लोग पंच पंचायती बिठा रखी है आपने, केस चल रहा है ट्रांसफर, है नहीं हो सकता। तो पहली चीज जो ध्यान रखनी है, केस पेंडिंग होना चाहिए। कहाँ पेंडिंग होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, कंपिटेंट कोर्ट में। सुन पा रहे हैं, सक्षम न्यायालय में, जो वास्तव में विधि द्वारा उन वादों को सुनने के लिए कंपिटेंट घोषित किया गया है। इसमें आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन भी आते हैं, इसमें लोक अदालत भी आती है, परंतु इसमें पंच पंचायती, खाप पंचायत, ये सब नहीं आते हैं। सुन पा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पेंडिंग है। और सर नॉट कॉल्यूसिव, ये क्या होता है सर? इन दो में कोई दिक्कत है तो पहले बोल दो, एक एक करके बढ़ रहे हैं। पेंडिंग शूट में किसी को कोई दिक्कत, वाद लंबित है, कहाँ लंबित है सर? घरा गुरु दादाजी गण, तो माठ साहब गण थाने में, कहाँ लंबित है? सक्षम न्यायालय में लंबित। और सक्षम न्यायालय आप जानते ही हो, न्यायालय की जुडिक्शन क्षेत्राधिकार से भी होती है, धन संबंधी अधिकारिता भी होती है, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता भी होती है, सब हम पढ़ चुके हैं सीपीसी वगैरह। और तीसरा क्या बोला, कॉल्यूसिव नहीं। ये देखो, ये क्या होता है, तो ए ने ये प्रॉपर्टी है वो बेच दी, सेल कर दी, किसको? बी को, और उससे पैसे ले लिए, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कि मैं तेरे को अगली तारीख के अगली महीने की 1 तारीख को ये प्रॉपर्टी दे दूंगा तेरे को, उस दिन मैं तेरे नाम रजिस्ट्री रजिस्ट्री जो भी है ट्रांसफर उस दिन कर दूंगा। एग्रीमेंट कर लिया और पैसे ले लिए। 1 तारीख आने वाली है, ए चाहता है ये प्रॉपर्टी देनी ना पड़े, जबरदस्ती सी को कहता है मेरे पे मुकदमा करा दे इस प्रॉपर्टी का। क्यों? मुकदमा रहेगा तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, सेल नहीं करूंगा कितना दिन अड्डी की। ये करते हैं लोग, देखो इधर देखो, ए ने ये प्रॉपर्टी थी सस्ती बेच दी, किसको? बी को। एग्रीमेंट कर लिया और पैसा एडवांस जरूरत थी, पैसा ले लिया, बढ़िया काम ले लिया आपने पैसा। जब प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री कराने की बात आई 2-4 महीने बाद, जबकि आपकी बात थी, तब लोगों से खबर आई कि आपने जो पैसे थे वो बहुत कम में दे दिए, कि यार मजबूरी इवी टाइम के कर, तो पैसा की जरूरत थी, बेचनी पड़ेगी, एग्रीमेंट कर लियो। मैं तो कोई बात को नहीं, एग्रीमेंट ही तो करे। तो आपने एक काम करो, सी नाम को जो समझदार आदमी है वो इन पर केस करा दी, प्रॉपर्टी ले। अब जब तक केस है प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं। बी कहेगा भाई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नाम करा, लीज पेंडेंस, पॉसिबल नहीं है सर। ओ आग तो और कितना दिन अड़ी की, ओ केस तो 10-15 साल चाली, आग तो और गई, हमारा पैसा दे देंगे, ले ले। तैयारी बैठे हो तो पैसा देने, आपको काम हो जी वो काट लियो। अब बेच ही, ढंग का पैसा में बेच ही घटे, सस्ते में बेच दिया था। तो ऐसा दुसंधिपूर्ण भी मुकदमा नहीं होना है, खुद ही आपस में करा रही हो ताकि प्रॉपर्टी आगे अलाइनेट ना हो पाए, ऐसे मुकदमे भी नहीं हो। क्या समझ आ रहे हैं क्या, या मैं अकेला ही चिल्ला रहा हूं? आ रही कहानी समझ? सूट पेंडिंग है, सक्षम न्यायालय में है, दुसंधिपूर्ण नहीं है। आगे चलो। And in which any right to immove property is directly and specifically in question. Any right in, of course immovable property लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगला कह रहा है तो लिख रहा हूं। अंडरलाइन यहां करना है, डायरेक्टली एंड subsequently in question. वो ठीक है सर, स्पेसिफिकली लिख लेते हैं। 5 सुकून लेगी, पहली बोलता नहीं, बहुत काम करवाते हो।
आ लो बस। इसका क्या मतलब होगा सर? हिंदी में क्या लिखा है सर? प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, उसमें कोई मर्डर हो गया, केस चल रहा है वहां, मर्डर किसने किया, क्या किया, ऐसा कुछ केस चल रहा है। एग्जाम्पल धीरे धीरे क्रिमिनल से शुरू कर रहा हूँ, सिविल पे आ जाएंगे। मुकदमा चल रहा है, मर्डर किसने किया छानबीन, क्या वो मकान नहीं बिक सकता क्या? उस इमोल प्रॉपर्टी के राइट से संबंधित कोई पर्सन नहीं। यहाँ मर्डर किसने किया ये पर्सन जरूर है, पर इस इमोल प्रॉपर्टी के अधिकार से संबंधित कोई पर्सन नहीं। और डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं। सिविल में बढ़िए, मेरा मकान है, मेरा किराएदार जो है उसने 2 महीने का पेमेंट किए बिना वो खाली करके भाग गया, मैंने उस पे केस कर रखा है किराएदारी के पेमेंट का, सिविल वाद है। क्या ये मकान बिक नहीं सकता क्या आगे? क्यों बिक पा रहा है? केस तो पेंडिंग है मकान से रिलेटेड। मकान के अधिकार से डायरेक्टली संबंधित कोई पर्सन नहीं है, अधिकार आप ही का है। आप वो जो पर्सन है वो रेंट से संबंधित है कि भाई वो रेंट दिए बिना भाग गया या रेंट दे के भागा। यानी ऑफ कोर्स ऐसा पर्सन हो कि कोई ये कहे मेरा इस मकान पे पूरा का पूरा अधिकार है, लाइक ए कहे मेरा है, बी कहे मेरा है, ये सब्सटेंशली क्या स्पेसिफिकली डायरेक्टली क्वेश्चन। बी कह दे कि आपने ये मुझे मोर्टगेज पे दे रखा है सर, और आप बेच नहीं सकते एग्रीमेंट के हिसाब से, ये डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन। ए इसे बेचना चाह रहा है, बी कहे मेरा भी इसमें आधा हक बनता है पार्टीशन, ये डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन। ये जो प्रॉपर्टी है आपको ऊपर से मिली है और मैं भी हायर्स में आता हूं, मेरा भी इस प्रॉपर्टी में हक बनता है, ये डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन। एक व्यक्ति को आपने प्रॉपर्टी लीज पे दे रखी 20 साल के लिए और उसे आप दूसरे साल बेच रहे हैं और लीज खत्म करते हुए बेच रहे हैं, ये डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन। आपने कहा था मैं किसी को बेचूंगा नहीं, 20 साल तक आप जो काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक पत्नी है जो आपसे मेंटेनेंस मांगती है और कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा इस मेंटेनेंस को इस प्रॉपर्टी पे क्या लगाया हुआ है, चार्ज लगाया है बाहर, मेंटेनेंस चुकाओगे तो ही प्रॉपर्टी बेच पाओगे, तो ये डायरेक्टली सब्सटेंशियली क्वेश्चन। ऐसे ही बस किसी महिला ने अपने पति पे, ये पति की प्रॉपर्टी है, उससे मेंटेनेंस के लिए केस करते हैं तो लिखाते ही है लिस्ट सारी कि पति के पास क्या क्या है, कितना रुपया है, वो लिस्ट में मकान भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेच सकते हो, कोई मना नहीं है, डायरेक्टली सब स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या देखना है, एनी राइट इन इमोल प्रॉपर्टी, उस कोर्ट केस के अंदर अधिकार की बात है, कौन सी प्रॉपर्टी में अधिकार की बात चल रही है, स्थावर संपत्ति में, और वो अधिकार ठीक है अधिकार के बारे में सीधा पर्सन है, कौन मालिक है क्या है ना, तो ऐसा कोई पर्सन। चलो, क्या वो बेच भी सकता है क्या, इस तरीके का कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट सर, the property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the right of any other party thereto under any decree or order which may be made therein. No transfer can be made by parties to suit as to affect the judgment, सीधा ही लिख दो, ज्यादा बढ़िया है,
ऐसा कोई ट्रांसफर आप नहीं कर सकते जो बाद में जो न्यायालय का निर्णय है उससे विपरीत हो, उस पर प्रभाव डाल। ट्रांसफर कर सकते हो, मना नहीं है, ऐसा ट्रांसफर नहीं हो सकता जो न्यायालय के निर्णय पर प्रभाव डाले। अपवाद भी है सर इसका, एक्सेप्शन। क्या है अपवाद? पढ़ो, यही लिखा हुआ है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, बाय अथॉरिटी ऑफ। न्यायालय खुद ही परमिशन दे दे ट्रांसफर की तो क्या कर सकते हो क्या? जिस न्यायालय के सामने केस पेंडिंग चल रहा है, यदि न्यायालय खुद ही परमिशन दे दे कि सर मैं साहब तांगे केस चालने चक्कर में अगले 20 साल तक मैं इन भाड़े पर कौन दे सकूं, क्यों लीज भी तो क्या है ट्रांसफर। सर मुझे परमिशन दीजिए, अभी मैं कब्जे में हूं, केस मैंने करवाया हुआ है, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं कम से कम इसे, क्योंकि केस तो चलेगा 20 साल, 20 साल तक भाड़ा और आना बंद हो जाएगा, मेरे तो घर इससे चलता है, प्लीज परमिट मी टू। इसलिए लीज पर देने के लिए परमिट करिए। तो सेल की भी ले सकते हो, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। तो न्यायालय भी परमिशन, सेल वगैरह की न्यायालय साधारणतः देता नहीं है, बाकी लीज वगैरह की आराम से परमिशन मिल जाएगी। न्यायालय की परमिशन से आप क्या कर सकते हो, उसे ट्रांसफर कर सकते। क्लियर? क्लियर? क्या सारी बातें आ गई? जी हाँ, आ गई। स्पष्टीकरण किसका है सर? पेंडिंग सूट का स्पष्टीकरण। किस बात का स्पष्टीकरण है? पेंडिंग सूट का स्पष्टीकरण। इसको सही से लिखिए, बाय अथॉरिटी कोर्ट। न्यायालय की परमिशन से आप वाद लंबन के दौरान भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, ट्रांसफर कैन बी मेड बाय अथॉरिटी ऑफ, ताकि याद रहे, कहीं भूल ना ही जाओ लिखी हुई चीजें। ट्रांसफर कैन बी मेड बाय अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। स्पष्टीकरण किस चीज का है? इसका स्पष्टीकरण है। पेंडिंग सूट किसे कहते हैं? सूट कब पेंडिंग माना जाता है? आप बताओ भाई। हाँ, वाद चल रहा हो ये कब माना जाता है, यही प्रश्न। शुरुआत कहां से मानोगे? वाद दायर करने से शुरुआत है सर। सर फ्रेमिंग ऑफ इश्यू नहीं हुए अभी तक, वाद शुरू नहीं हुआ, ये नाटक नहीं चले सर, पहली तारीख नहीं है एविडेंस की, बात शुरू नहीं हुआ, ये नाटक। तो यही क्लियर किया है पेंडिंग सूट किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अंडरलाइन कीजिए, कब से वाद लंबित माना जाएगा? जिस दिन वाद पत्र न्यायालय में दायर। सिविल मुकदमा दायर करने का एक प्रोसेस है, एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में एक कागज में आपको सारा लिखना ही पड़ती है अपनी समस्या, और न्यायालय में दायर करवानी पड़ती है, उसको बोलते हैं प्लेंट, वाद पत्र। तो वाद पत्र जब न्यायालय में आपने जमा करा दिया, उसी दिन से क्या मान लिया जाएगा, वाद क्या है, पेंडिंग है, उसी क्षण से ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी प्रॉपर्टी। और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग इन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन एंड टू, और किसी अन्य प्रकार से प्लेंट के अलावा भी मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लगती है, कुछ लगती है, तो वो आपने दायर करा दी। एंड टू कंटिन्यू अंटिल द, और कब तक कंटिन्यू रहेगी? अंटिल द शूट और प्रोसीडिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय ए फाइनल डिक्री और ऑर्डर एंड कंपिटेंट कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और डिस्चार्ज ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तब तक भी चलती रहेगी, कोर्ट के जजमेंट की पालना न हो जाए तब तक भी वाद चलता रहेगा, यही माना जाता है। और has become unobtainable by reason of expiration of period of limitation prescribed for execution thereof by any law for the time being in force। और जब तक आप लिमिटेशन के कारण या किसी कारण एग्जीक्यूशन नहीं करा पा रहे हैं, तो जब तक एग्जीक्यूशन की लिमिट खत्म नहीं हो जाती है, एग्जीक्यूशन की लिमिट है, लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हो आप, डिक्री को एग्जीक्यूट कितने समय में करा सकते हैं?
मैंडेटरी इंजेक्शन वाली डिग्री जो है उसका 3 साल है। उसके अलावा जितनी भी डिग्री है उनको 12 साल में एग्जीक्यूट करा सकते हो। 1 साल, 3 साल, 12 साल, तीन ही तो है। मैंडेटरी इंजेक्शन को छोड़कर जितनी भी डिग्री है उनको 12 साल टाइम है, आर्टिकल 136। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर और पार्ट परफॉर्मेंस। टाइम मिलेगा तो आगे सेल वगैरह में चले जाए। हो सकता है परसों से आपकी छुट्टी हो। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन तो जरूरत है। ठीक है, दौड़ जाओ। ये समझ आया? पिछला भी समझ आया था? क्या पढ़ा था हमने इससे पहले? ये रहा, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन, डॉक्ट्राइन ऑफ रीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपर। एक्सेप्शन किस किसका है? धारा 7 का एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 7, अनऑथराइज पर्सन कर रहा है। 6 से स्पेस सक्सेशन ट्रांसफर हो रहा है और डेमो डॉट कॉड नॉन हैबिट अपने से ज्यादा हित ट्रांसफर कर रहा है। केस लॉ राजापक्से वर्सेस फर्नांडो 1920 प्रिवी काउंसिल, जुम्मा मस्जिद वर्सेस ओडी मनिंद्रा 1962 सुप्रीम कोर्ट, और नारायण चंद्र शाह वर्सेस दीपाली मुखर्जी 2000। ये फ्रॉडुलेंट के बारे में याद रहेगा, यहाँ लिख लीजिए। इसके बारे में फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट ट्रांसफर अनऑथराइज व्यक्ति द्वारा हो, फ्रॉडुलेंट या एरनेसली हो। ये ध्यान रखना, गिफ्ट है अगर तो ये लागू नहीं होगा। मैंने कोई संपत्ति जो मेरी नहीं थी, जो मेरे पास आने वाली थी, वो आपको पहले ही गिफ्ट कर दी। क्या कर दी है? और बाद में मेरे पास आ गई तो आप मांग नहीं सकते। जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी आने वाली है यार, मैं आज खुश हूं, मैंने कहा यार हमारे प्रॉपर्टी आई, पापा जी आई, मैं आधी थारी मजा कर। कितने रुपए यार? प्रिंट भाई, ये तो गिफ्ट है। पैसे दे के है, 1 रुपया भी तो कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट के अंदर ये धारा 43 लागू नहीं होगी, याद रहेगा। विद कंसिडरेशन होना चाहिए ट्रांजेक्शन। ट्रांसफरर को बाद में क्या मिल जाना चाहिए? उसमें प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट मिला हो, और कॉन्ट्रैक्ट तब तक रिस्काइंड नहीं हुआ हो, और ट्रांसफर ही तब कोर्ट जाके अगर डिमांड करेगा तो उसे वो प्रॉपर्टी में हक मिल जाए। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस धारा 52, मैक्सिम अट लिटे पेंडेंट निहिल इनोवेटर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। एक झगड़ा खत्म होने दो तब दूसरे की बात लाइए, एक के अंदर ही दूसरा मिक्सअप मत करें। हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं प्रॉपर्टी ए की है या बी की, जितने में सी को भेज दी, सी ने डी को भेज दी। अब पता ही नहीं लग रहा, मैं कोर्ट बैठा डिसाइड कर रहा हूँ बी की है वो प्रॉपर्टी, कब की डी की हो चुकी। तो जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक वो सारे ट्रांसफर सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट रहेंगे। केस लो बेलीमी वर्सेस सबाई, वेरी इंपॉर्टेंट केस 1857। जज साहब कौन थे? जस्टिस टर्नर। ये भी पूछा जाता। इफेक्ट क्या होगा? इसका केस लो ढूंढो फटाफट अभी। इफेक्ट क्या सर होगा? वॉइडेबल सर होगा। इस इफेक्ट क्या होगा? सर जी बोलिए। सर इसका केस लो है फैयाज हुसैन वर्सेज पराग नारायण फयाज हुसैन वर्सेस प्राग नारायण। 1906 का। कब का है? 1906। 1906। उन्नीस सौ सात का दिखा रहे हैं। फयाज हुसैन खान वर्सेस मुंशी पराग नारायण। इसका केस लिख लीजिए, ये वॉइडेबल होता है इसका। फयाज हुसैन खान वर्सेस मुंशी प्राग। वैसे फयाज हुसैन वर्सेस प्राग नारायण ही बोलते हैं इसको, प्राग नारायण।
1907 का दिखा रहा है केस। ठीक है, ठीक है। लिमिटेड ही केस लिखे हैं, जितने लिखे हैं वो तो कम से कम याद कर लेना। असेंशियल एलिमेंट्स हमने बैरक से ही कॉपी किए हैं। सबसे पहला शूट क्या होना चाहिए? पेंडिंग। पेंडिंग शूट किसे कहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जिस दिन वाद पत्र दायर किया है या कोर्ट में कार्रवाई इंस्टीट्यूट की है, तब से लेकर जब तक कोर्ट फाइनल जजमेंट नहीं दे देता, फाइनल जजमेंट की पालना नहीं हो जाती या पालना के लिए जो समय है वो व्यतीत नहीं हो जाता, तब तक केस पेंडिंग ही माना जाए, यानी गई 40-50 साल की। कंपिटेंट कोर्ट सब जानते हैं, विधि द्वारा स्थापित न्यायालय होना चाहिए एक। दूसरा, वह मुकदमा सुनने के लिए भी सक्षम होना चाहिए, क्षेत्र वाइज भी, विषय वस्तु वाइज भी और धन संबंधी अधिकारिता वाइज। नॉट कॉलेजिव समझा दिया मैंने एग्जांपल देके। दुसंधिपूर्ण मुकदमा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं हो पाए, आप खुद ही मुकदमा करवा रहे हैं, ऐसी कोई स्कीम नहीं होनी चाहिए। और अगला, एनी राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन क्वेश्चन, उस स्पेसिफिकली, ठीक है, सीधा उस संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसके अधिकार से संबंधित कोई सीधा पर्सन होना चाहिए, डायरेक्ट, जो उसे अफेक्ट करता हो। और लास्ट, ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं कर पाओगे अगर ये सब चल रहा है जो न्यायालय के जजमेंट को खंडित करता हो, उसके अगेंस्ट ट्रांसफर हो सकता है, मना नहीं। ट्रांसफर मना नहीं है, पर ऐसा नहीं जो न्यायालय के जजमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं वॉइडेबल सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, आज इतना ही। कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। तैयार हो जाओ पेपर के लिए। आपका पेपर है, कब है? 20 तारीख को है।